आज जो हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनका बैंक में करंट अकाउंट होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में वो सारी बैंक के थ्रू होती हैं। किसी से चेक रिसीव हुआ है, किसी को चेक दिया है, तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू हुई? बैंक के थ्रू। तो एक बिजनेसमैन जो है एक कैश बुक बनाता है जिसमें कैश और बैंक का कॉलम होता है। बैंक अपनी एक पासबुक तैयार करता है। तो जो ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक के बैंक कॉलम में करेंगे, बैंक उस ट्रांजैक्शंस को पासबुक में करेगा ना। तो दोनों के बैलेंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। लेकिन कई बार दोनों के बैलेंस इक्वल नहीं आते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो उन बैलेंसेस में जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, द नेम ऑफ दैट स्टेटमेंट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ, जिस महीने का बना रहे हैं उस महीने का नाम लिख देंगे। प्लस माइनस, ठीक है। यहां आइटम्स आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस का होता है। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो किसका होता है? प्लस का। कई बार क्वेश्चन में आपको ये नहीं होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, केवल होगा बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमने उसको किस में लिखना है? प्लस में लिखना है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो किसका होता है? माइनस का होता है, ठीक है। ये पॉइंट लेने के बाद अब सबसे पहला पॉइंट आएगा चेक issued not presented for payment। देखिए आपने किसी को चेक इशू कर दिया, आप मीन्स बिजनेस। बिजनेस ने जब किसी को चेक इशू किया तो आपने अपनी कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया बाई XYZ और बैंक के कॉलम में, तो आपकी कैश बुक में बैलेंस कम हो गया। अब चेक पे 3 महीने की वैलिडिटी होती है, यानी चेक हम जो डेट चेक पर डालते हैं ना उस डेट से 3 महीने तक कभी भी उस चेक को कैश करा सकते हैं। 3 महीने की वैलिडिटी होती है। अब जिसको हमने चेक दिया वो व्यक्ति चेक लेकर बैंक में नहीं गया, तो बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ, ऊपर हम कैश बुक लेके चल रहे हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए कैश बुक में हम उसको वापस प्लस कर देंगे जिससे कि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ये प्लस में करेंगे। दूसरा पॉइंट आएगा चेक सेंड टू बैंक नॉट क्रेडिटेड। आपने चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेजा लेकिन अभी जमा नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, मैंने आपको चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेज दिया, तो आप क्या करोगे? जब बैंक में चेक जमा कराने के लिए भेजोगे ना तो कैश बुक में तो जमा कर दोगे आप उसको, तो कैश बुक में तो जमा हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन बैंक में जमा होने के लिए 3 दिन का प्रोसेस होता है।
और ये सिचुएशन तब होती है जब लास्ट मंथ में, मान लो हमने 29 तारीख को भेजा, 29 अप्रैल को भेजा, 30 अप्रैल, 1 मई, अब मई दूसरे मंथ में आ गई, तो इस महीने के जो अप्रैल का मंथ है उसमें बैंक में जमा नहीं हुए, कैश बुक में जमा हो गए, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हमें बराबर करने के लिए कैश बुक में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट। देखिए हमारे खाते में कस्टमर ने सीधे पैसे जमा कर दिए। क्या होता है, आप रेवाड़ी में हैं, आपका जो कस्टमर है मान लीजिए दिल्ली में है, अब दिल्ली से वो पेमेंट देने नहीं आएगा, आपके वही अकाउंट में जमा कर देगा, तो आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए पैसे, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक में बैलेंस नहीं बढ़ा है, क्यों? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, अब तो मैसेज आ जाते हैं, लेकिन पहले तो हमें तब पता लगता था जब हम अपनी पासबुक को पूरा करवाने जाते थे, तब पता लगता था। ठीक है, तो हमें पता नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो कैश बुक में इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। आपने LIC प्रीमियम की पेमेंट करनी है, आपने स्कूल फीस पे करना है, या आपने और कोई रेंट वगैरह की पेमेंट करनी है, बैंक में आपने इंस्ट्रक्शन डाली हुई है कि इस डेट को आप पे कर दीजिए, तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक से बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में बैलेंस कम नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए अब हमें कैश बुक में से क्या करना है, माइनस करना है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा आपको इंटरेस्ट की पेमेंट की गई, बैंक जब आपकी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है ना, तो आपके खाते में क्रेडिट कर देता है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हमें कैश बैलेंस को भी इंक्रीज करना है, तो कैश बुक में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेज बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपकी पासबुक में से माइनस कर देगा, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो कैश बुक को अभी क्या करना है, माइनस करना है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा डिविडेंड कलेक्ट किया गया, तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, तो हमें कैश बुक को इंक्रीज करना है, कैश बुक में प्लस हो जाएगा। बैंक चार्जेज चार्ज बाय बैंक, बैंक के द्वारा बैंक चार्जेज लिए गए, जब बैंक हमसे बैंक चार्जेज लेता है तो हमारे अकाउंट से डायरेक्ट माइनस कर देता है, तो बैंक का अकाउंट कम हो गया, तो हमें कैश बुक को भी कम करना है, तो कैश बुक में ये क्या हो जाएगा, माइनस। चेक सेंड टू बैंक omitted to record in कैश बुक। देखिए आपके पास कोई चेक है, उस चेक को आपने बैंक में जमा कराने के लिए भेज दिया, तो बैंक में जमा हो गया वो, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, तो कैश बुक में जमा नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो कैश बुक को हमें प्लस करना है। चेक एंटर इन कैश बुक omitted टू बैंक, बैंक में जमा कराना भूल गए, हमने कैश बुक में तो जमा करा दिया, हमने अपनी पॉकेट में रख लिया कि बैंक में भी भेजना है, लेकिन वो पॉकेट में रखा रह गया, बैंक में जमा कराना भूल गए। बैंक में जब जमा कराना भूल गए तो क्या हुआ, जब बैंक में हम उसको जमा कराना भूल गए तो बैंक का बैलेंस कम है,
एनी रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक के द्वारा कोई अमाउंट गलती से क्रेडिट कर दी गई, उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डेबिट बाय बैंक, बैंक के द्वारा कोई अमाउंट गलती से डेबिट कर दी गई तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए इसका हम टोटल करेंगे प्लस माइनस, अगर माइनस का प्लस का बैलेंस बचता है तो लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर माइनस का बचता है तो लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपका